हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, जो कि आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया जाए, तो उसे हमने शुरू किया है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना फीडबैक और सपोर्ट ज़रूर दें ताकि मैं इसे आगे बढ़ा सकूं और आगे की जो रणनीति है उसे तैयार कर सकूं। यह जो है आपको पिछले सभी जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन को कलेक्ट की गई है वन लाइनर के रूप में। तो आप लोग हमें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का कलेक्शन कैसा है, उसके हिसाब से आगे और पढ़ाई जाएगी। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है जिसमें आपको पूरे आधुनिक भारत की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे यहाँ पर कलेक्ट की गई है वन लाइनर फॉर्म में। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे और फीडबैक सजेशन अपना ज़रूर देंगे कि इसे आपको वीडियो कैसा लगा और इसे आगे ले जाना है या नहीं। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आगे की तैयारी कराता रहूं। आप लोगों की सफलता की एक सीढ़ी में मैं भी आपका सहभागी बन सकूं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि मैं वहाँ पर डेली अपडेट जो दी जाती है वीडियोज की और अन्य सभी नोटिफिकेशन और जो डेली क्यूज कराई जाती है वो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट्स का, आपके सपोर्ट का, ताकि इसे आगे बढ़ा सके। शुरू करेंगे। पहला है आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन में पहला है वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ध्यान से इसे आप समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे। आपको एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में एक एक नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई कतराई किए हुए, कोई बहाना किए हुए आप आराम से सुनते चले। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। सही सुमेलित है समुद्री यात्री और देश। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बादेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है हुगली। यानी कि बंगाल की बादेल, चिंसूरा, हुगली और श्रीरामपुर की फैक्ट्री में पुर्तगालियों द्वारा हुगली की फैक्ट्री को स्थापित की गई थी। आगे पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये सभी कथन जो है यूरोपीय शक्ति के बारे में सही है।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच। संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत की थी डच ने। सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। पहला अधिकार पत्र भारत में व्यापार करने के लिए प्राप्त हुई थी लीवेंट कंपनी को। आगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर ने भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सुवाली या सुगौली के स्थान पर हराया था। सुवाली या सुगौली की जो है इस पर हराया था थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। यह सभी प्रश्न आपको वन लाइनर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारक था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य में। सुमेलित है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुई थी एक्सला चैपल संधि के अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुई थी जिसका निर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के साथ अंत हुई और प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलवर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और तब फ्रांसीसी। सही सुमेलित करना है, पांडिचेरी में फ्रेंच का, गोवा में पुर्तगीज का, ट्रावनकोर में डेनिश कंपनी और मद्रास में डच कंपनी लगाई गई थी। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। आगे अगला चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहला पॉइंट जानेंगे, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है वह है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। प्लासी का युद्ध
मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल और बिहार में उड़ीसा में दीवानी अधिकार दी गई लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765 को और गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान की जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी जनजाति। सबसे पहले ब्रिटिश लोग जो थे वह खासी जनजाति के संपर्क में आए थे 1765 यानी पलासी युद्ध के समय। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों की सही कालानुक्रम है। यानी कि 18वीं शताब्दी में जो युद्ध हुई थी, सबसे पहला अंबर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, तब बांडीवास का युद्ध और तब बक्सर का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुई थी। यह ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया बांडीवास के युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुई थी। आगे सही सुमेलित युग में है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चिलैयावाला का युद्ध डलहौजी और सिख के विरुद्ध। खुर्दा का युद्ध निजाम बसेज मराठा था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों द्वारा। आगे है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। जो चैप्टर है पंजाब और मैसूर, जिनमें पहला प्रश्न है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के समय की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन है महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में सही कथन जो है इसमें वह है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध में विजय हुआ था हैदर अली और प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध हुई थी 1766 से 69 के बीच में।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया सर आयरकुट था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था पोलीपुर में। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने 1780 ईस्वी में पोलीपुर में ब्रिटिशों को हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में चौथा ओंगल मैसूर युद्ध में। सही सुमेलित युग में है। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था, दूसरा में अनिर्णायक था। तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चौथा ओंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में ही मारा गया। आगे बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। इनमें सही कथन चुनना है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए अधिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये सभी जो है कथन सही है। आगे है सही कथन है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब अगला चैप्टर गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ सही कथन चुनना है। जल प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये सभी कथन सत्य है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की निधि संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। यानी भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉन्वेनेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के नाम से चलाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय ने। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड बेलेजली के समय में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। ये जो है सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद, तब मैसूर, तब अवध, तब सिंधिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तब अवध का नवाब
और प्रथम राज्य कौन था? तब हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, जो था इंदौर के होलकर राज्य ने। अन्य सभी हैदराबाद के निजाम, मैसूर शासक और जोधपुर के राजपूत राज्य ने सहायक संधि जो कि बिलेजली द्वारा चलाई गई थी उसे स्वीकार किया है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड बिलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, लॉर्ड बिलेजली, यानी कि उस समय की बात है जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य, अन्य सभी साम्राज्य धाराशाही हो रहा था। उस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बिलेजली जो था वह भारत में ब्रिटिश पताका को लहराए रखा। ओंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। यहाँ है सही सुमेलित है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओंगल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड बिलेजली, चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध के समय। आगे तृतीय ओंगल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई विलियम बेंटिक के समय। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। बंगाल में से दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में विलय किया था, कारण बताई कुप्रशासन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। सही सुमेलित युग में है 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। आगे वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, विलय नीति को अपनाया था डलहौजी ने। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा को, तब संबलपुर को, तब झांसी को विलय किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन ब्रो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स ऑट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई वह था लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में जो सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 ईस्वी की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन बरो ने। यहाँ सही सुमेलित युग में है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि हड़प की सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, 1829 की 17वां रेगुलेशन जिसमें कि जो सती प्रथा की अंत की गई थी वह। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त की गई 1818 ईस्वी में। आगे है सही सुमेलित है सर जॉन शोर निष्क्रियता का सिद्धांत, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। आगे सही सुमेलित है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण से लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और लॉर्ड लिटन का संबंध है द्वितीय अफगान एंग्लो युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को प्रतिपादित किया था लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। यह हुई थी लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और जब वह भ्रमण पे गए थे तब। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा यानी कि सबसे लंबी अवधि तक वह था लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन, जो कि दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल है लॉर्ड कर्जन का, सबसे ज़्यादा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाई गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। सही सुमेलित है रॉबर्ट क्लाइव का संबंध बंगाल में दोहरा शासन से, लॉर्ड बेंटिक का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत के में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने गवर्नर जनरल जो कर्जन था उसकी प्रशासन की तुलना की थी औरंगजेब से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन सबसे पहले, फिर लॉर्ड हार्डिंग, तब चेम्सफोर्ड, तब लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज्य करो की राजनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की। पृथक निर्वाचन मंडल की निर्माण लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। सही सुमेलित करना है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन के समय, एल्बर्ट बिल रिपन के समय, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। सही सुमेलित है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी के समय, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय और सामाजिक सुधार बेंटिक के समय। यह सही सुमेलित है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन इलियट, फिर मरे किनमिंडा और मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किबाल्ड पर्सिवल, वेवेल, बाइकॉट और अर्ल वेवेल, ये सभी जो है उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल्स के नाम हैं। अगला चैप्टर है अपना ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पॉइंट है पहला, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संघटक थी, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है 1793 ईस्वी में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यानी कि जो चिरस्थायी बंदोबस्त है यह शुरू की गई थी 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को
स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार है, परमानेंट सेटलमेंट, और यह लागू की गई थी बिहार में। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लाया गया था। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था सर टॉमस मुनरो ने और इसे लगाया गया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। सर्वप्रथम लगाई गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में और ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आगे असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। असम की जो पहली चाय कंपनी थी वह स्थापित की गई 1839 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। उपनिवेशवाद के जो आलोचक रहे उसमें आर.सी. दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर और दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे वह दादा भाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और एम.जी. रनाडे विश्वास करते थे। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव भी देने की थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने व्यक्त किया कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह बहुत ही घिनौनी है। अब अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है। इससे कि हर एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारक था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना घटी थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति के समय बख्त खां की उपाधि दी थी साहब आलम बहादुर को। 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी
सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के अधीन स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह था बेगम ऑफ अवध। अवध के बेगम के नेतृत्व में लखनऊ का विद्रोह आगे बढ़ा था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहेब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे जिनका संबंध बिहार से है, बिहार के जगदीशपुर से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। जगदीशपुर बिहार के आरा जिले भोजपुर जिले में पड़ती है। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशर सिंह। 1857 की क्रांति में जो जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था उसमें औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। अन्य सभी अजमेर, नीमच और औवा का संबंध 1857 की क्रांति से है। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 के संघर्षों का अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबद्ध नहीं था, वह थे उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में
1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार ने, अन्य सभी कृषक और खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था मुंगेर। अन्य सभी मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, दानापुर ये सभी प्रभावित थे। आगे सही सुमेलित है। बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अहमद से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहेब कानपुर से। अगला है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। आगे क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैर से। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पॉम्पटन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा क्योंकि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस इन सभी की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। यहाँ कथन और कारक दोनों सही है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है आर.सी. मजुमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, जिनमें था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्ति कर दी गई 1858 की घोषणा के अनुसार। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत
रखना। आगे पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया जो था गोरखा, सिख तथा पंजाबी और उत्तर प्रांत से। अगला चैप्टर है अपना जन आंदोलन। जो जन आंदोलन है इसमें पहला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में विप्लव हुआ था। नील उपद्रव का नील उपद्रव जो था यह 1857 क्रांति के बाद बंगाल में हुई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में की है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह है पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद। खोंद जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धा भगत ने और कोल विद्रोह हुई थी 1831-32 के काल में। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिंधु कानू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वह था मेजर बारो। मेजर बारो को हराया था संथालों ने 1855 ईस्वी में। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई वह है भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया युद्ध का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। उलगुलान विद्रोह का से जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आवा कहा जाता है वह है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया वह है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था सन 1820-21 ईस्वी के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम है। पहले हुआ था संथाल विद्रोह, तब सिपाही विद्रोह, तब नील विद्रोह,
और लास्ट में दक्कन के दंगे। सही सुमेलित है। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। तत्कालीन बिहार वर्तमान का झारखंड। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। सही सुमेलित है। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855-56 और बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में। सही सुमेलित है। कूका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ताना भगत जतरा भगत से संबंधित है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग। आगे अगला चैप्टर है अपना आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला पॉइंट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता दी गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स बिलिंग्स ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। यह प्रकाशित हुई थी पहली बार 30 मई 1826 को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैंडर आयोग संबंधित है शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। आगे लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा के क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1858 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वह हैं D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे B.G. तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदी कॉलेज, मेयो कॉलेज,
तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वह थे राजा राम मोहन राय। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ तथा राजा राम मोहन राय का संबंध है। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की। भारतीय विश्वविद्यालय में वह थे मदन मोहन मालवीय जिन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयास किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में BHU के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज मैं इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ और आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। जैसा आपका फीडबैक रहेगा वैसा आप लोगों के फीडबैक के अनुसार मैं आगे की जो इसमें बहुत सारे अभी बाकी हैं उसे समझाऊंगा और बताऊंगा। ये जो है अभी आपके करीब 3 से 4 घंटों की क्लास होगी और सभी वन लाइनर क्लास होगी। वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि कहीं न कहीं सभी PCS एग्ज़ाम में और अन्य सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, जैसा सपोर्ट रहेगा, उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो को छोटा ही रख रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे का, आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएंगे तो आप सपोर्ट कर देंगे हमें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आगे की वीडियो भी लाता रहूं। तो चलिए आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट मिलता रहे। और जाते जाते एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें और लाइक कमेंट्स कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहां के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आपको डेली PDFs और क्यूज कराई जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।